Kasit. I'm Dr. Manju Ambia, and today we will study the next chapter, microorganisms, friend and foe. इस चैप्टर में हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमारे साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं एंड एक दूसरा रूप भी है इनका कि किस तरह से वो हमारे लिए हार्मफुल थिंग्स करते हैं, ठीक है, किस तरह से वो हमारे लिए एक एनिमी की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। फो मीन्स एनिमी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर एक्चुअली द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, ठीक। हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ये एक जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है दिस इज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप में जो है उनको देख सकते हैं, उनका साइज़ जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिससे कि आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बैक्टीरिया, देन वायरस, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ, फिर एल्गी एंड द फिफ्थ वन इज फंजाई, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही छोटे और सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड के लिए टर्म यूज़ करते हैं हम यूनिसेलुलर, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है यूनिसेलुलर, इसका मतलब होता है सिंगल सेल, ठीक है, सिर्फ एक सेल होता है ये। एंड हमने इधर पे एक और वर्ड यूज़ किया है प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वेल डिवेल्प नहीं होते, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है उनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इनका न्यूक्लियस बना नहीं होता एंड हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक। एंड बैक्टीरिया जो है ये मेजर 4 टाइप्स के होते हैं। एक है बैसिलस जिसे हम रॉड शेप भी बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने पिक्चर अटैच की हुई है इट इज़ ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया जिसे हम बैसिलस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइप जो है इसकी विब्रियो है, जिसे जो कि कॉमा शेप्ड होती है, ठीक। आपके इंग्लिश में जो हम यूज़ करते हैं ना कॉमा, फुल स्टॉप कॉमा वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, वैसे कॉमा शेप्ड होती है विब्रियो की शेप, ठीक। कोकाई जो है दैट आर स्फेरिकल शेप यानी कि राउंड होते हैं एंड स्पाइरला जो होते हैं वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, मतलब कि आपके जो है वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इनमें से एक टाइप है बैक्टीरिया के जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो कि हमारे लिए कर्ड बनाता है यानी कि दही जमाने में हेल्प करता है, ठीक। बैक्टीरिया एक और है जिसे हम राइजोबियम नाम से जानते हैं, जो कि पल्स क्रॉप जो दालें होती हैं उनकी रूट्स में जो है नोड्यूल्स बनाकर रहते हैं। उन नोड्यूल्स में जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करता है एंड प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि प्लांट्स की पैदावार अच्छी होगी एंड आपको जो है मुनाफा होगा, है ना। फिर एक और काम है बैक्टीरिया का, वो है डिकम्पोजर का काम, ठीक। वो हमें हेल्प करता है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में, ठीक। इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहता है एंड दूसरा एक और फ़ायदा इससे हमें मैन्योर भी मिलती है, ठीक, जो भी हम खेत में डाल के अपनी पैदावार को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसके हार्मफुल भी है, बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल भी है हमारे लिए। ये ह्यूमंस में बहुत सारे डिजीजेस करता है, प्लांट्स में भी करता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं ह्यूमंस के, ठीक है। कॉमन जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उसमें एक क्या है, कॉलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसे हम बोलते हैं, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हमारे वायरसेस। ये वायरसेस जो होते हैं एक्चुअली ये बॉर्डर लाइन पे आते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के, ठीक है। ना तो वो लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। वायरसेस को सरवाइव करने के लिए हमेशा एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या कोई बैक्टीरिया हो, ठीक है। वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उनको एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है जिसका वो सब मशीनरी यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड ये जो वायरसेस होते हैं इनके आसपास जो होते हैं एक प्रोटीन कोट होती है एंड उसके अंदर डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक। जो आपके वायरसेस हैं ये एक्चुअली डिजीज कॉजिंग है, एजेंट ऑफ डिजीजेज है। ये बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट में भी एंड एनिमल्स में भी, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों टाइप किए हैं। एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू कॉज करता है ह्यूमंस में। देन एचआईवी, रेबीज वायरस, जो कि डॉगी जब आपको काट लेता है, कोई डॉग काट लेता है तो आपको रेबीज होने का डर होता है। वो जो रेबीज वायरस है वो भी जो है बहुत खतरनाक है, ज़्यादातर डॉग्स में पाया जाता है, मंकी में भी होता है ये, ठीक।
फिर आ गया पोलियो। पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से होता है। एंड प्लांट में जो डिजीज करने वाला एक आपका वायरस है दैट इज द टोबैको मोजैक वायरस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जो कि फ्लैजिलेट होते हैं। फ्लैजिला जो है एक जो है मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एंड वैसे ही सीलिया होते हैं, सीलिया भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। फ्लैजिला लंबा होता है जबकि सीलिया जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, पूरी बॉडी में अटैच होते हैं। फिर एक और फॉर्म है इसका स्पोरोजोआ, एंड और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके। अब हमने 3 यहाँ पे डिस्कस किए। अब जो प्रोटोजोआ होते हैं ये ज़्यादातर आपको गंदे पानी में मिलेगा, पॉन्ड्स में मिलेगा, लेक में मिलेगा। ठीक है, एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि अमीबा है। ठीक, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है अमीबा के बारे में। पैरामीशियम है, पैरामीशियम की पूरी बॉडी के अराउंड जो होते हैं वो सीलिया होते हैं जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यूग्लिना जो है, यूग्लिना में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक, एंड प्लाज्मोडियम भी एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये भी डिजीजेस कॉज करता है। डाइसेंट्री जो ह्यूमंस में होती है दैट इज कॉज बाई एंटमीबा। ठीक, एंड जो मलेरिया है वो जो एक प्रोटोजोन की वजह से होता है, वो मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि मच्छर के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम ह्यूमंस में कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है एल्गी। एल्गी जो है ये बहुत सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़्यादातर पानी के आसपास होते हैं। ठीक है, एंड ये देखिए यहाँ पे मैंने एक शो किया है, ये ग्रीन कलर को आपको बरसातों में बहुत सारी जगह पे दिखाई देने लग जाएगी, या फिर जहाँ पे बहुत छाया होती है वहाँ पे भी जो है एल्गी पानी वाले इलाके में बहुत सारी लग जाती है, फिसलन होती है इसकी वजह से। ये हरी होती है बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल होने की वजह से एल्गी कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से एल्गी जो है अपना खाना खुद बना सकती है। ठीक है, एल्गी जो होते हैं वो प्लांट के किंगडम में आते ज़रूर हैं, लेकिन एल्गी के पास ना तो प्रॉपर रूट्स होते हैं, ना प्रॉपर स्टेम होती है, और ना ही प्रॉपर लीव्स होते हैं। ठीक है, इनके पास एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए ये प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं दैट इज पायरोगायरा, फिर क्लमाइडोमोनास एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फंजाई। दीज आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, एंड पैरासाइट जो होते हैं वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेगा और वहाँ से ही वो अपना खाना चुराता है ना। वैसे सेप्रोफाइट क्या है, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है वो आता है एंड फिर उसमें से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक, क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक, इनमें से एक एग्जाम्पल जो है, ज़्यादातर मैंने जैसे बोला कि ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें एक फंजाई है जिस जो कि यीस्ट है, जो कि यूनिसेलुलर होती है, मतलब सिंगल सेल्ड होती है। ठीक, यीस्ट मोल्ड मशरूम जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, मोल्ड्स में ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्रेड का लूफ है जो कि पूरा फंजाई से इन्फेक्टेड है। ये भी एक खाने का टुकड़ा है जिसके ऊपर बहुत सारी फंगस आ चुकी है। ठीक है, फंजाई जो होती है इस ये बहुत सारे फाइन थ्रेड लाइक सब्सटेंस से बनी होती है जिसको हम हाइफी कहते हैं, और ये ज़्यादातर मॉइस्ट यानी नमी वाली जगहों पे और गर्म जगहों पे ग्रो करते हैं। ठीक, और ये जो है ह्यूमन में डिजीजेस कॉज करती है, रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हर तरफ प्रेजेंट हैं, चाहे वो बहुत ठंडी जगह हो। ठीक है, बहुत आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं ये, या फिर वो जो गर्म पानी के सोते होते हैं ना, हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वहाँ पे भी रह सकते हैं। ये डेजर्ट में भी हो सकते हैं एंड मार्शी लैंड्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, मार्शी लैंड ज़्यादातर दलदल वाला इलाका होता है जो पानी से भरा हुआ होता है पूरा। ठीक है, एंड फिर आ जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ पे आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिल सकते हैं। ठीक, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डेड एंड डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर में भी होते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैरासाइट की तरह भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं। जो आपके
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सबसे पहला जो हमने बात की थी वो यही बात की थी कि लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो हमारे लिए दही जमाने में हेल्प करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस आखिर करता क्या है? जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टो शुगर को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, एंड ये लैक्टिक एसिड जो है मिल्क को चेंज कर देता है कर्ड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो दूध को दही बना देता है। ठीक है, वैसे ही जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेड बनाने में भी हेल्प करते हैं। इसमें यीस्ट जो है सबसे ऊपर आता है। ये बेकिंग इंडस्ट्री में जो है ब्रेड बनाने के काम में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, इडली डोसा बनाने के लिए भी हम इसका काम में ले सकते हैं यीस्ट को। अब कमर्शियल यूज़ भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ, जैसे कि आपको अल्कोहल बनानी है, वाइन बनानी है, एसिटिक एसिड बनाना है जिसको हम वैनेगर बोलते हैं, ज़्यादातर हिंदी में हम इसे सिरका के नाम से जानते हैं। ठीक, जो यीस्ट है वो नेचुरल शुगर पे ग्रो करेगा। ये नेचुरल शुगर जो है बार्ले पे, व्हीट पे, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस में होता है। ठीक, अब जो आपका यीस्ट है वो इन शुगर को जो है वो डीकम्पोज करेगा एंड फिर उससे बनाएगा अल्कोहल। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है जिसमें कि शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में, उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जो आपका वाइन बनाने का काम है, जो अल्कोहल बनाने का काम है, उसमें यीस्ट जो है बहुत हेल्पफुल है, एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक, वैसे ही एसिटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि अल्कोहल को टर्न करता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं, हिंदी में सिरका कहते हैं। ठीक है, अब इसके मेडिसिनल यूज़ देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनसे हम मेडिसिन बनाने का काम तो लेते हैं, ये तो हमें मालूम है। अब इनसे जो है हम कुछ बैक्टीरिया को जो है स्टॉप भी कर सकते हैं, किल भी कर सकते हैं, एंड वो मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई को रोकेगा या उन्हें मार देगा, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये ज़्यादातर मार्केट में हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन नेम से भी मिलते हैं। एंड जो सबसे पहला आपका एंटीबायोटिक था दैट वाज पेनिसिलिन, एंड ये एक फंगस से जो है ऑब्टेन किया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। एंड ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में। ये जो एंटीबायोटिक है ये केवल बैक्टीरिया को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, वायरस के ऊपर इसका कोई भी असर होने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एंटीबायोटिक हम अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते, हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके उनकी एडवाइस लेनी चाहिए एंड तभी आपको एंटीबायोटिक्स खाने चाहिए। ठीक है, एंड जो भी डॉक्टर ने आपको कोर्स दिया है, चाहे 3 दिन का दिया है, 5 दिन का दिया है, वो पूरा का पूरा कोर्स आप एंटीबायोटिक का पूरा करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपने वो एंटीबायोटिक लिया था उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है अब अपना रेजिस्टेंट स्ट्रेन बना चुका होता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती हैं, ठीक है, आजकल भी बहुत चर्चा चली हुई है कि कोरोना वैक्सीन चाहिए, कोरोना वैक्सीन। होती क्या है ये वैक्सीन एक्चुअली? ये जो वैक्सीन है एक्चुअली एक स्पेशल मेडिसिन होती है जिसके अंदर की डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं। ठीक, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स मतलब उसी बीमारी के जिससे आप बचाव चाहते हैं, उसी बीमारी के बहुत ही जो है कमज़ोर या मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हम एक बॉडी में डालते हैं जिससे कि एक शरीर में इम्यूनिटी तैयार हो सके। इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, एक नेचुरल तरीका है जिससे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, जैसे ही ये माइक्रोब जो हैं ये वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर करती है, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और उससे लड़ती है, क्योंकि वो एक इन्वेडर है, वो एक बाहर का फॉरेन आइटम है जो हमारी बॉडी में एंटर कर गया है। हमारी बॉडी उसे पहचान लेती है एंड वो उससे फाइट करके उसे मार देती है। एंड ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एक मेमोरी भी बना लेती है, मतलब अपनी याददाश्त में भी रखती है कि हमने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से मारा था, एंड जब अगली बार वो दोबारा हमला करता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है। ठीक है, बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसके अगेंस्ट जो है हम वैक्सीन लेते हैं, जिनमें से कुछ नाम हमने यहाँ दिए हैं, जैसे कि कॉलरा है, फिर ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, जिनके लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। ठीक है, अब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज
टीकाकरण जो कि हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादातर छोटे बच्चे को ही देना शुरू कर देते हैं, या हम ओरली देते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन जो है हम मुँह में डालते हैं डायरेक्टली, और कुछ जो है वो इंजेक्शन है, जो कि हम बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को देते हैं, ठीक है? What is immunization? To develop the fighting capacity in the body to a disease is called immunization. ठीक, हमने अपनी बॉडी की जो क्षमता बढ़ाई है किसी भी डिजीज से की रोकथाम करने के लिए या उस बीमारी के कीटाणुओं को मारने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब जो बच्चा जो है उसको एक वैक्सीनेशन हो जाता है, उसको उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी बॉडी जो होती है इम्यून हो जाती है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक, जैसे कि हम लोग बीसीजी का टीका लगाते हैं, फिर हम लोग पोलियो के ड्रॉप्स लेते हैं, जैसे हमने पोलियो के ड्रॉप्स लिए तो आपके जो वो ड्रॉप्स हैं वो बच्चे को किससे बचा रहे हैं, पोलियो से बचा रहे हैं। वैसे ही एक टीका जो है वो आपको उस बीमारी से बचाता है। ठीक, सबसे पहले जो आपका वैक्सीन था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो वैक्सीन बनाया था दैट वाज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक, अब इसके साथ ही हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून।